हेलो एवरीवन। मैं राकेश कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट जेन ई नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अभी थ्योरी क्लासेस पढ़ रहे हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग की। टॉपिक आपका चला हुआ है सिजोफ्रेनिया। उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे, जो आपका रिमेनिंग पोर्शन है उसको कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जो रिमेनिंग पार्ट है, क्या नाम है भाई टॉपिक का? सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया। अब अगर हम बात सिजोफ्रेनिया की करें तो सिजोफ्रेनिया में हमने कुछ चीजें पढ़ ली हैं, जैसे कि इसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसके जो कॉमन कॉमन साइन सिम्टम्स आते हैं वो भी हमने सारे इसके पढ़ लिए हैं। तो आज हमने जो पढ़ना है वो है हमारा ईटियोलॉजी, कि सिजोफ्रेनिया होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हमें इसमें जो ईटियोलॉजी है उसमें हम बात करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में। न्यूरो ट्रांसमीटर्स के बारे में, कि कौन कौन से जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं वो इम्पैक्ट करते हैं सीजोफ्रेनिया में, जिनका की लेवल हमें ज्यादा या फिर कम देखने को मिलता है किसमें? सीजोफ्रेनिया में। ठीक है, तो बात करें भाई कौन कौन से हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं जिनका लेवल हमें सीजोफ्रेनिया में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका डोपामाइन। कौन सा है भाई? डोपामाइन। ठीक है, बात करेंगे अभी इसके बारे में भी। दूसरा हमें देखने को मिलता है इसमें सीरोटोनिन। सॉरी, सीरोटोनिन। ठीक है, नेक्स्ट हमें इसमें देखने को मिलते हैं अदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है उनका भी इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। कौन कौन से होते हैं? गाबा। नेक्स्ट है आपका नोर एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट है आपका एसिटाइल कोलिन एंड ग्लूटामेट। कितने न्यूरोट्रांसमीटर्स हमें इसमें देखने को मिल रहे हैं? टोटल हमने 6 लिखे हैं। अब हमें ये देखना है कि जो सीजोफ्रेनिया है उसमें किस किस का जो न्यूरोट्रांसमीटर है, कौन कौन से का लेवल कम होता है, किसका लेवल ज्यादा होता है। तो अगर प्राइमरली हम बात करें कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर आपका सबसे ज्यादा इंपैक्ट रखता है, कि ज्यादा प्रायोरिटी पे हम रखें कि कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिजोफ्रेनिया के लिए, तो वो है आपका डोपामाइन का लेवल इंक्रीज होना, या फिर इंक्रीज डोपामाइन लेवल हमें देखने को मिलता है सिजोफ्रेनिया के पेशेंट्स में। अगर हम सीरोटोनिन की बात करें, इसका भी लेवल हमें सिजोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स हैं उनमें इंक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, गाबा, नोरेपिनेफ्रिन, एसीएच, एसिटाइलकोलिन एंड ग्लूटामेट, इन सब का जो लेवल है वो हमें क्या देखने को मिलता है? डिक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनके लेवल के बारे में हमने बात कर ली कि डोपामाइन का लेवल हमें ज्यादा देखने को मिलता है। सीरोटोनिन का लेवल भी हमें जो सिजोफ्रेनिक पेशेंट्स हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलता है। गाबा में क्या, सॉरी, बाकी जो गाबा, नोरेपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन और जो ग्लूटामेट है उनका लेवल हमें क्या देखने को मिलता है? कम देखने को मिलता है। क्लियर है? अब हम बात करें कि जो हमारा मेजर जो रोल रखता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर रोल रखता है, उसके बारे में हम थोड़ी स्टडी कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में? आपके डोपामाइन के बारे में। डोपामाइन की, डोपामाइन की हाइपोथेसिस क्या कहती है भाई? कि अगर सिजोफ्रेनिया की हम बात कर रहे हैं तो सिजोफ्रेनिया में डोपामाइन हाइपोथेसिस क्या कहती है? तो डोपामाइन क्या देखने को मिलता है? अभी हमने क्या बताया? इंक्रीज लेवल ऑफ डोपामाइन इन सिजोफ्रेनिक पेशेंट। सिजोफ्रेनिक पेशेंट, हमें जो सिजोफ्रेनिया के पेशेंट्स हैं उनमें हमें क्या देखने को मिलता है? डोपामाइन का लेवल एक्सेस देखने को मिलता है। तो ये तो हो गई बात कि ऐसा तो हमारे पास क्या था, ये तो भाई अर्लियर हाइपोथेसिस थी, कि हम पहले ऐसा मानते थे कि हाँ, जो सिजोफ्रेनिया हुआ है उसमें डोपामाइन का लेवल एक्सेस हमें देखने को मिलता है। बट अभी जो न्यूली हाइपोथेसिस है उनकी अगर हम बात करें तो इन कंडीशंस में हमें डोपामाइन का लेवल ज्यादा एंड कम दोनों ही चीजें हमें देखने को मिलती है। तो कौन कौन से उसमें पाथवेज बनाए गए हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक हम क्या लें? नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक हो जाएगा आपका, नेक्स्ट इसी पे लेते हैं हम। क्या होगा भाई नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट है हमारे पास डोपामाइन पाथवे। डोपामाइन पाथवे।
अगर हाइपोथेसिस की हम बात करें तो हाइपोथेसिस पे हमने क्या बात की कि डोपामाइन का लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो बात होगी पहले के टाइम पे, अर्लियर टाइम पे। अभी रिसेंटली क्या है कि डोपामाइन पाथवे के बारे में हम बात करें तो टोटल 4 प्रकार से इसमें डिस्क्राइब किया गया है। कितने प्रकार से किया गया है भाई? टोटल 4 प्रकार से। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहले अगर हम बात करें मीजो लिम्बिक पाथवे, मीजो लिम्बिक पाथवे। सेकंड है हमारे पास मीजो कोर्टिकल पाथवे, कोर्टिकल पाथवे। क्लियर है भाई? पहला हमारे पास मीजो लिम्बिक पाथवे, सेकंड है मीजो कोर्टिकल पाथवे। टोटल हमें कितने पढ़ने हैं? टोटल 4। अब अगर हम बात करें कि मीजो लिम्बिक पाथवे क्या है, तो मीजो लिम्बिक पाथवे के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका कौन से, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि डोपामाइन का लेवल क्या देखने को मिलेगा और कौन से जो सिम्टम्स हैं उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर हम मीजो लिम्बिक पाथवे की बात करें तो इसमें हमें जो डोपामाइन का लेवल है वो क्या देखने को मिलता है? ज्यादा देखने को मिलता है, इंक्रीज डोपामाइन। और ये आपका रेस्पॉन्सिबल होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर, रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉजिटिव सिम्टम्स, पॉजिटिव सिम्टम्स। जो सिजोफ्रेनिया में पॉजिटिव सिम्टम्स आते हैं, अब हमने पढ़ रखे हैं कि कौन कौन से पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, कौन कौन से हमारे पास नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव सिम्टम्स के लिए आपके पास कौन सा जो पाथवे है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, तो वो हमारे पास होता है मीजोलिम्बिक पाथवे। क्लियर है? अब इसके बारे में अगर हम और बात करें कि मीजोलिम्बिक जो पाथवे है वो कौन कौन सी हमारे पास इसमें जो एक्टिविटी है उनके लिए एसोसिएटेड होता है, तो इसमें हमारे पास, सॉरी, इसमें हमारे पास जो है, जो मीजोलिम्बिक पाथवे है ये जाता है आपके पास लिम्बिक सिस्टम में, लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, नाम ही दिया हुआ है इसका मीजो लिम्बिक। तो ये मतलब आपका यहाँ पे इसका एंड होता है और स्टार्टिंग कहां से होती है इसकी? स्टार्ट होता है ये मिड ब्रेन से। ठीक है, अगर इस पाथवे की बारे में हम बात करें तो इसका एंड होता है लिम्बिक सिस्टम में और इसका स्टार्ट होता है आपके मिड ब्रेन से। क्लियर है? ऐसे ही अब हम बात करें मीजो कोर्टिकल, तो इसमें जैसा नाम दिया हुआ है वैसा ही यहाँ पे होगा। ठीक है, मीजो यानी आपका मिड ब्रेन एंड कोर्टिकल यानी आपका कोर्टेक्स। तो इसकी अगर जो हम बात करें कि स्टार्टिंग कहां से होगी, तो स्टार्टिंग होती है आपकी मिड ब्रेन से और एंडिंग कहां पे होती है? वो होती है आपकी कोर्टेक्स में, एंड स्टार्टिंग। अब इसके बारे में हम और टॉपिक देखेंगे और क्या क्या चीजें हैं। तो जो मीजो कोर्टिकल है ये हमारे पास इसमें जो डोपामाइन का लेवल है वो हमें देखने को मिलता है कम, डिक्रीज डोपामाइन। और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? ये आपके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ सीजोफ्रेनिया। जो सीजोफ्रेनिया में नेगेटिव सिम्टम्स आ रहे हैं उनके लिए आपके पास कौन सा पाथवे रेस्पॉन्सिबल होता है? मीजो कोर्टिकल पाथवे। दोनों पाथवे समझ में आ गए, मीजो लिम्बिक पाथवे एंड मीजो कोर्टिकल पाथवे। एक पाथवे में क्या है, आपके पास डोपामाइन का लेवल बढ़ रहा है, दूसरे में डोपामाइन का लेवल कम हो रहा है। जहां पे डोपामाइन का लेवल कम हो रहा है वो आपके लिए रेस्पॉन्सिबल है नेगेटिव सिम्टम्स के लिए, और जहां पे आपके पास डोपामाइन का लेवल बढ़ रहा है वो आपका रेस्पॉन्सिबल है पॉजिटिव सिम्टम्स के लिए। क्लियर है? चलिए, अब अगर आपसे पहले कोई पूछते था कि हमें सिजोफ्रेनिया में क्या बढ़ता था? डोपामाइन का लेवल बढ़ता था। अब हम और स्पेसिफाई कर सकते हैं कि अगर पॉजिटिव सिम्टम्स आ रहे हैं मतलब डोपामाइन का लेवल बढ़ा हुआ है, और अगर नेगेटिव सिम्टम्स आए हुए हैं तो मतलब डोपामाइन का लेवल आपके पास कम देखने को मिल रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट चलें भाई कि और बाकी पाथवेज भी हम देख लें। तो दो हमने पढ़ लिए, नेक्स्ट थर्ड की बात करें। थर्ड हमारे पास होता है नाइग्रो स्ट्रेटल पाथवे। नाइग्रो स्ट्रेटल पाथवे। अब ये पाथवे क्या है भाई, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो जो नाइग्रो स्ट्रेटल पाथवे है, अगर इसका ओरिजिन की बात करें, मतलब ये स्टार्ट कहां से होता है, तो ये आपके पास होता है सबस्टेंशिया नाइग्रा, एंड इसका एंड कहां होता है? बेसल गैंग्लिया में, बेसल गैंग्लिया में। ठीक है, ये सारे आपके क्या है? एनाटॉमिकल पार्ट है।
अब उसके बारे में हम और बात करें कि इसमें और पाथवे जो है ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो ये आपके पास रेस्पॉन्सिबल होता है जो सीजोफ्रेनिया में मोटर सिम्टम्स आ रहे हैं, मोटर सिम्टम्स, ठीक है। या फिर हम इसको और अच्छे से बात करें कि कौन से होते हैं, इनवोलेंट्री, इनवोलेंट्री साइकोमोटर सिम्टम्स, साइकोमोटर सिम्टम्स, ठीक है। जो सीजोफ्रेनिया में इनवोलेंट्री साइकोमोटर सिम्टम्स आ रहे हैं उनके लिए आपके पास कौन सा पाथवे रेस्पॉन्सिबल होता है, नाइग्रोस्टेटल पाथवे। क्लियर है। इसी की वजह से अगर इसमें डैमेज हुआ, डैमेज लीड्स टू, अगर इसमें डैमेज हुआ लीड्स टू पार्किंसन डिजीज, पार्किंसंस डिजीज, अगर इस पाथवे में हमारे पास डैमेज हो जाता है तो पेशेंट में क्या कंडीशन डेवलप हो जाती है, पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज में भी हमारे पास कौन से साइन सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, इनवोलेंट्री साइकोमोटर सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। हम वहां पे भी देखते हैं कि मसल्स रिजिड हो गई हैं, ट्रिमर्स आना चालू हो जाते हैं, तो वो सारे क्या है, इनवोलेंट्री साइकोमोटर सिम्टम्स है। तो वो चीज हमें किसकी वजह से देखने को मिल रही है, नाइग्रोस्टेटल पाथवे की वजह से। चलिए जी, नेक्स्ट की बात करें, चौथे नंबर पे कौन सा है, ठीक है। जो अगर फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में हमारे पास आता है ट्यूबरो इनफंडिबुलर, ट्यूबरो इनफंडिबुलर पाथवे। ये हम डोपामाइन के सिंथेसिस जो पाथवे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो ट्यूबरो इनफेंडिबुलर पाथवे, ठीक है। अब जो इसमें पाथवे में क्या होता है, ये कहां से स्टार्ट होता है, कहां पे खत्म होता है, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो इसकी अगर ओरिजिन की बात करें, एंड दूसरा हम इसमें क्या देखेंगे, एंड ओरिजिन इसमें कहां से होता है, हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस। एंड इसका जो एंड होता है वो आपका होता है जो इनफेंडिबुलर पार्ट होता है, कौन सी ग्लैंड में होता है, पिट्यूटरी में। पढ़ी है ना सबने पिट्यूटरी ग्लैंड, बिल्कुल, एंटीरियर पोस्टीरियर और एक पार्ट होता है इनफेंडिबुलर पार्ट। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका जो इनफेंडिबुलर पार्ट है वहां पे जाके ये कहां पे एंड होता है। क्लियर है। अब अगर इसमें हम बात करें कि अगर इसमें कोई भी डैमेज हुआ है या फिर इसमें कोई भी एब्नॉर्मलिटी आई है तो हमारे पास क्या डेवलप होता है कि अगर कोई भी जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनमें जो भी हार्मोनल इरेगुलरिटीज होंगी, जो भी एंडोक्राइनल एबनॉर्मलिटीज होंगी, तो वो किसकी वजह से होंगी, इस पाथवे में डैमेज होने की वजह से। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि डैमेज, या फिर इसको हम और अच्छे तरीके से अगर लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज एसोसिएटेड, इट इज एसोसिएटेड विद एंडोक्राइनल, एंडोक्राइनल abnormalities in schizophrenia, इन सीजोफ्रेनिया, कि सीजोफ्रेनिया में जो भी एंडोक्राइनल एबनॉर्मलिटीज अगर हो रही हैं तो उसके साथ हम किसको एसोसिएट करते हैं कि ट्यूबरो इनफेंडिबुलर पाथवे में कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी हुई है, कोई ना कोई वहां पे डैमेज डेवलप हो गया है। क्लियर है। तो ये हमने पढ़ा डोपामाइन सिंथेसिस के बारे में। ठीक है, बाकी हमने अगर हम बात करें कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं इसमें, ये लो जी, हमने यहां से शुरू किया इसकी ईटियोलॉजी के बारे में, कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स हमने पढ़े हैं। डोपामाइन के बारे में जो मेजर रोल रखता है सीजोफ्रेनिया में वो आपका डोपामाइन ही है। ठीक है, उसके बाद जो अदर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं आपका सीरोटोनिन, उसका लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। बाकी जो आपका गाबा है, नोरेपेनेफ्रिन है, एसिटाइलकोलिन है और जो ग्लूटामेट है उसका लेवल हमें क्या देखने को मिलता है, डिक्रीज देखने को मिलता है। क्लियर है। तो ये हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट अब हम इसमें और बात करें कि और सिजोफ्रेनिया में हमें क्या पढ़ना है, तो ईटियोलॉजी में ही हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम ये बात करें कि ये तो हम हो गए न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में। अब अगर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स की बात करें कि हमें अगर हम सीटी स्कैन या फिर एमआरआई करवाएंगे तो हमें क्या क्या एबनॉर्मलिटीज वहां पे देखने को मिल सकती है।
ठीक है। तो अगर हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें कि इसको हम बोलें कि न्यूरोपैथोलॉजिकल बोल सकते हैं हम इसको। पहला आपका न्यूरोट्रांसमीटर हो गया ईटियोलॉजी में, सेकंड है आपके पास न्यूरोपैथोलॉजिकल फैक्टर। न्यूरोपैथोलॉजिकल फैक्टर मतलब क्या पैथोलॉजी वहां पे होगी जो हम जब सीटी स्कैन या फिर एमआरआई करवाएंगे तो हमें देखने को मिलेगी। अब इसमें हमें देखने को मिलता है एनलार्जमेंट ऑफ वेंट्रिकल्स। हमारे जो ब्रेन में वेंट्रिकल्स हैं और मोस्ट कॉमनली जो थर्ड एंड जो फोर्थ वेंट्रिकल है उसका हमें एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। और हमें क्या देखने को मिलता है इसमें, हमें देखने को मिलता है जो ग्रे मैटर है, दो मैटर होते हैं ग्रे और व्हाइट। तो जो ग्रे मैटर है वो आपका इसमें क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। तो ये आपका न्यूरोपैथोलॉजिकल फैक्टर्स में हम बात करें। उसके अलावा ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स में अगर बात करें कि हाँ भाई एग्जैक्ट कारण क्या है तो वो हमारा इडियोपैथिक है। बट एसोसिएटेड फैक्टर्स तो हम जान सकते हैं। तो एसोसिएटेड फैक्टर में ही हम बात कर रहे हैं कि और क्या क्या फैक्टर्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो और अगर हम बात करें कि आपका जो लिम्बिक सिस्टम है, नेक्स्ट हम फैक्टर की बात करें लिम्बिक सिस्टम। तो जो लिम्बिक सिस्टम है अगर उसकी बात करें तो लिम्बिक सिस्टम में हमें क्या देखने को मिलता है, जो आपका हिप्पोकैम्पस एंड अमेगडेला है उसका हमें साइज क्या होगा, कम देखने को मिलेगा। डिक्रीज साइज ऑफ हिप्पोकैम्पस एंड एमेगडेला। ठीक है। स्ट्रक्चरल हमें फंक्शनलिटी या फिर एब्नॉर्मलिटी देखने को मिलती है, साथ के साथ जो हिप्पोकैम्पस है उसके तो जो फंक्शंस हैं वो भी हमें कम देखने को मिलते हैं। डिक्रीज फंक्शन ऑफ हिप्पोकैम्पस, जो हिप्पोकैम्पस है उसके जो फंक्शंस हैं वो भी हमें क्या देखने को मिलते हैं, कम देखने को मिलते हैं। इनका साइज तो कम देखने को ही मिलेगा, साथ ही साथ जो हिप्पोकैम्पस के जो फंक्शंस हैं वो भी हमें क्या देखने को मिलते हैं, कम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स है, ठीक है, जो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स है उसमें भी हमें एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। क्या है भाई, नेक्स्ट प्री फ्रंटल कोर्टेक्स या फिर एबनॉर्मलिटी abnormalities in prefrontal cortex। ठीक है, जो हमारी फ्रंटल लोब है उसके में भी आपको एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल सकती है। तो ये हमारे क्या है, कुछ इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। अब ये हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर से लेके हो गया, या फिर हमारा जो ब्रेन की एनाटॉमी है उससे लेके हो गया कि हाँ भाई वहां पे हमें क्या क्या एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल सकती हैं। अब हम कुछ बात करें कि अदर क्या क्या कारण हो सकते हैं, अदर फैक्टर्स। तो अगर अदर फैक्टर्स की बात करें तो इसमें हमारे पास पहला आता है इन्फ्लुएंजा। वायरल इन्फेक्शन है, तो अगर ये वायरल इन्फेक्शन जो है इन्फ्लुएंजा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर माता जी को इन्फ्लुएंजा हो गया है तो बच्चे में चांसेस हो जाएंगे सीजोफ्रेनिया के डेवलप होने के। ये जो है ये हमारे पास जो स्टडीज की जाती है, जो रिसर्च की जाती है, उनसे हमारे पास ये रिजल्ट आते हैं। ठीक है, कि वहां पे कंट्रोल ग्रुप रखा जाता है, आपके पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रखा जाता है, फिर दोनों में आपका डिफरेंस पता लगाया जाता है कि हाँ कौन से ग्रुप का क्या रिजल्ट आ रहा है। तो ये सारे जो डेटा है ये हमें रिसर्च के दौरान प्राप्त मतलब मिलते हैं। दूसरी चीज और अगर हम बात करें कि वो बच्चे, कौन से बच्चे, वो बच्चे जिनका जन्म कब हुआ है भाई, सर्दियों में, विंटर बर्थ या फिर अर्ली स्प्रिंग। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जिनका जन्म सर्दियों में या फिर जो स्प्रिंग जो हमारे पास एनवायरमेंट है उसमें अगर हुआ है तो फिर क्या हो सकता है कि बच्चों में चांसेज होते हैं उन बच्चों में सीजोफ्रेनिया डेवलप होने के। एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स है। और हम बात करें जो मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस है प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे कि आपका प्री एक्लेम्पसिया, आपका लो बर्थ वेट बेबी,
उनमें भी हमें चांसेस देखने को मिल सकते हैं बच्चों में। और इसके बारे में अगर हम और बात करें कि जैसे कि बच्चों में हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज कंडीशन होती है एस्फेक्सिया, तो उसमें भी हमें क्या देखने को मिल सकता है, जिसमें कि बच्चों की क्या होता है, जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी है वो देखने को मिलती है। ये लो जी, ठीक है, मतलब बच्चा अपनी ब्रीदिंग को क्या नहीं कर पाता, मेंटेन नहीं कर पाता है, तो ऐसे बच्चों में भी हमें सीजोफ्रेनिया के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम बात करें कि और क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, तो और हमारे पास कंडीशन हो सकती है कि जो प्रेगनेंसी है उसमें हेमरेजिक जो भी कंडीशंस हो सकती हैं, तो वो भी एसोसिएट करती हैं सीजोफ्रेनिया को। और अगर हम बात करें कि प्री मैच्योर बर्थ, प्री मैच्योर बर्थ मतलब बच्चे का जन्म उसकी मैच्योरिटी से पहले हो गया है, तो भी हमें बच्चे में सीजोफ्रेनिया के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये सारे हमने क्या पढ़े, एबनॉर्मलिटीज के बारे में। क्लियर है भाई, इतना समझ में आया कि कौन कौन सी कंडीशंस में सीजोफ्रेनिया के चांसेस हमें देखने को मिलते हैं, या फिर हम यूं कहें कि सीजोफ्रेनिया के जो पेशेंट हैं उनमें हमें ये एसोसिएटेड फैक्टर्स देखने को मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें कि अगर हम बात और करें इसमें कि क्या हो सकता है इसका क्लासिफिकेशन के बारे में, या फिर इसके डायग्नोस्टिक के बारे में, कि हम जो सीजोफ्रेनिया है उसको कैसे डायग्नोस करेंगे या फिर उसको कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस किसका करना है भाई, सीजोफ्रेनिया का करना है। करो भाई सीजोफ्रेनिया का डायग्नोसिस। तो सीजोफ्रेनिया की डायग्नोसिस अगर करना है तो हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं। ये तो आपके क्या है भाई, यूनिवर्सल है, हिस्ट्री कलेक्शन एंड आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, ये तो यूनिवर्सल है डायग्नोसिस करने के लिए। उसके बाद हम इसमें क्या कर सकते हैं कि पेशेंट में हम सीटी स्कैन करवा सकते हैं, एमआरआई करवा सकते हैं। दोनों में हमें क्या पता लगेगा, जो हमारे पास न्यूरोपैथोलॉजिकल कंडीशंस अभी अभी हमने पढ़ी है उन सब का हमें पता लगेगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें कि कुछ फैक्टर्स यहाँ पे होते हैं, कुछ स्पेशल क्राइटेरिया दिए गए हैं डायग्नोसिस करने के लिए। कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, इसेंशियल क्राइटेरिया, चलो जी, इसेंशियल क्राइटेरिया है। यहां पे एक क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स इन schizophrenic patient in schizophrenic patient according to DSM-5। चलो जी, आपके पास क्या क्वेश्चन है कि जो सीजोफ्रेनिया का जो पेशेंट है, मतलब डायग्नोसिस हम बना चुके हैं कि पेशेंट को क्या है, सीजोफ्रेनिया। अब हमें ये बताना है कि उसमें जो सिम्टम्स हैं वो कितने दिन तक प्रेजेंट रहेंगे, तब जाके हम उसको बोलेंगे कि पेशेंट में सीजोफ्रेनिया है। ऑप्शंस देता हूं, 28 डेज, सेकंड ऑप्शन है 1 मंथ, थर्ड 4 मंथ्स एंड डी है आपका 6 मंथ। इसको हटा लो भाई पहले वाले ऑप्शन को, यहाँ पे हम लिख देते हैं 12 मंथ्स। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है कि मिनिमम ड्यूरेशन क्या रहेगी सिम्टम्स की हमें डायग्नोसिस करने के लिए सीजोफ्रेनिया के पेशेंट में अकॉर्डिंग टू DSM-5। अब इसका आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है कि सीजोफ्रेनिया का अगर कोई पेशेंट है तो उसमें मिनिमम ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू DSM-5, कि इतने महीने तक या इतने दिन तक
जो सिम्टम्स है वो प्रेजेंट रहेंगे, तब जाके हम बोलेंगे कि हाँ पेशेंट में सिजोफ्रेनिया है। ठीक है, चलो जी, अब हम बात करते हैं हमारा जो टॉपिक चल रहा था इसेंशियल फीचर्स के बारे में। इसेंशियल फीचर्स कि कौन कौन से जो फीचर्स हैं वो हमें चाहिए ही चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये तो, कि तब जाके हम पेशेंट में क्या बोलेंगे कि पेशेंट को क्या हुआ है, सिजोफ्रेनिया। तो पहला आता है इसमें आपके पास हेलुसिनेशन, सेकंड है डेल्यूजन, थर्ड है डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, नेक्स्ट है कैटाटोनिक, कैटाटोनिक सिम्टम्स, नेक्स्ट नेगेटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स। ये हमारे पास क्या है, एसेंशियल फीचर्स हैं कि हाँ ये तो हमारे पास फीचर्स होने ही होने चाहिए। अगर हम किसी भी कंडीशन या फिर जो सिजोफ्रेनिया की कंडीशन को अगर हम डायग्नोस करने जा रहे हैं तो हमें इनमें से ही फीचर्स देखने पड़ेंगे कि कौन कौन से पेशेंट में प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब जो इसका क्राइटेरिया दिया गया है कि कैसे कैसे हम क्राइटेरिया में डायग्नोसिस करेंगे, बाकी जो सारे सिम्टम्स है वो हम पढ़ चुके हैं कि हाँ भाई कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे। जैसे कि हम बात करें कि हेलुसिनेशन हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं कि हेलुसिनेशन कौन कौन से टाइप के हेलुसिनेशन होता है, डेल्यूजन हम पढ़ चुके हैं, आपका डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच के बारे में हम बात कर चुके हैं, कैटाटोनिया जो सिम्टम्स है वो भी हम पढ़ चुके हैं, और नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं वो भी सारी चीजें हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हमें यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, डायग्नोस करना है कि ये जो सारे सिम्टम्स है ये कितने दिन के लिए प्रेजेंट रहे, तब जाके हम बोले कि हाँ भाई पेशेंट में सिजोफ्रेनिया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया के बारे में कि कब जाके हम बोलेंगे कि पेशेंट में सिजोफ्रेनिया है। तो दोनों ने अलग अलग क्राइटेरिया दिया है, ICD-11 का अपना अलग क्राइटेरिया है और DSM-5 का अपना अलग क्राइटेरिया है। ठीक है, DSM-5 का अपना अलग क्राइटेरिया है एंड जो ICD-11 है उसका अपना अलग क्राइटेरिया है भाई। ठीक है, अब क्या क्या क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया में क्या इंक्लूड किया गया है, तो उसके बारे में हम बात करें। सबसे पहले हम बात करें कि ICD-11 के बारे में। तो अगर ICD-11 ने जो क्लासिफिकेशन दिया है कि हाँ भाई कितने दिन तक होने चाहिए, तो इसने जो मिनिमम ड्यूरेशन बताई, मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स, मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स, वो कितना बताया भाई, मिनिमम ड्यूरेशन इसने बताया 28 डेज या फिर 1 मंथ, एक ही बात है, 1 महीना कह लो या फिर 28 दिन कह लो। इधर जो मिनिमम ड्यूरेशन बताई, मिनिमम ड्यूरेशन कि सिम्टम्स कितने दिन तक प्रेजेंट रहे, तो मिनिमम ड्यूरेशन यहाँ पे बताई कि मिनिमम से मिनिमम 6 महीने तो प्रेजेंट होने ही चाहिए। 6 से ज्यादा हो सकते हैं, 6 से कम नहीं होंगे। ऐसे ही यहाँ पे सिम्टम्स 28 दिन से ज्यादा होंगे, 28 दिन से कम नहीं होंगे। क्लियर है, तो मिनिमम ड्यूरेशन क्या है कि इतने दिन तक जब तक सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं होंगे हम उसको सिजोफ्रेनिया नहीं कहेंगे। तो फिर उसको क्या कहेंगे, अगर मान लो किसी पेशेंट में ICD-11 के अकॉर्डिंग 20 दिन तक सिम्टम्स प्रेजेंट है और इधर सिजोफ्रेनिया में 4 महीने तक है, सॉरी DSM-4 के अकॉर्डिंग, तो भाई क्या कहेंगे इनको, कोई तो नाम देना पड़ेगा। तो क्या नाम दिया, जो ICD-11 है उन्होंने अपना नाम दिया अक्यूट साइकोटिक रिएक्शंस। अगर सिम्टम्स 1 महीने से कम प्रेजेंट हैं, लेस देन 1 मंथ प्रेजेंट हैं, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, अक्यूट साइकोटिक रिएक्शंस। अगर DSM-5 के अकॉर्डिंग जो सिम्टम्स हैं वो 6 महीने से कम प्रेजेंट हैं, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, तो उनको हम नाम देते हैं अक्यूट ट्रांजिशनल, क्या है भाई, अक्यूट ट्रांजिशनल साइकोटिक डिसऑर्डर।
acute transitional psychotic disorder, ATPD। अगर सिम्टम्स 6 महीने से कम प्रेजेंट हैं तो उसको क्या कंडीशन नाम देते हैं, अक्यूट ट्रांजिशनल साइकोटिक डिसऑर्डर। और अगर 1 महीने से कम प्रेजेंट है तो अकॉर्डिंग टू ICD-11 उसको हम क्या नाम देते हैं, अक्यूट साइकोटिक रिएक्शन। क्लियर है? तो ये आपका हो गया डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग कि हाँ कितने दिन तक, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि अभी हमने आपसे पूछा कि कितने दिन तक, वहां पे आपसे ICD-11 के अकॉर्डिंग भी पूछ सकता है। या फिर आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि अगर, क्या क्वेश्चन हो सकता है भाई आपके पास, क्वेश्चन आपके पास हो सकता है if symptoms of schizophrenia present for 2.5 months in a patient, then what type of, सॉरी इसको ऐसे करते हैं, then name of disorder according to DSM-5, कि अगर किसी पेशेंट में 2.5 महीने के लिए सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स हैं तो उस डिसऑर्डर का क्या नाम होगा अकॉर्डिंग टू DSM-5। ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं, अक्यूट साइकोटिक डिसऑर्डर, सेकंड हो सकता है आपके पास ATPD, सी हो सकता है साइको अफेक्टिव डिसऑर्डर, एंड डी हो सकता है आपके पास सीजोटाइपल डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसका आपको आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में करना है कि DSM-5 के अकॉर्डिंग अगर किसी सीजोफ्रेनिया में जो पेशेंट है उसमें जो सिम्टम्स है वो 2.5 महीने तक ही प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को हम क्या नाम देंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करें इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन भाई, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, क्लासिफिकेशन ऑफ सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया के क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करें कि कौन कौन से टाइप के हमारे पास सिजोफ्रेनिया प्रेजेंट होते हैं, तो क्लासिफिकेशन हम अब पहले न्यूअर कैटेगरी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, उसके बाद जो पहले से चला आ रहा था उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें अकॉर्डिंग टू ICD-11 कि ICD-11 के अकॉर्डिंग आपके पास कौन कौन से क्लासिफिकेशन दिए गए हैं सिजोफ्रेनिया के। ठीक है, अभी तक तो हम पहले क्या पढ़ते थे ICD-10 के अकॉर्डिंग, वो भी हम अभी जस्ट बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ICD-11 के अकॉर्डिंग कौन कौन से हमारे पास क्लासिफिकेशन किए गए हैं। तो जो ICD-11 है उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया है, ठीक है, वो इसका कोर्स ऑफ इलनेस के अकॉर्डिंग दिया है, मतलब कितने दिन तक या फिर कब ये प्रेजेंट हुई है डिजीज उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू DSM जो 11 है या फिर एंड DSM-5, ये भी हमारे पास न्यूअर क्लासिफिकेशन है। इससे पहले हम क्या यूज करते थे, DSM-4 एंड ICD-10। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्लासिफाई किया है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कोर्स ऑफ इलनेस। कोर्स ऑफ इलनेस क्या मतलब है कि डिजीज पहली बार हुई है, दूसरी बार हुई है या फिर कंटिन्यूअस प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो DSM-5 और 11 के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन दिया गया है किसके ऊपर बेस है, कोर्स ऑफ इलनेस के बेस, जबकि जो DSM-10
और जो DSM-4 था, सॉरी ICD-10 और DSM-4 था, उसके अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन था वो सिम्टम्स के ऊपर था कि क्या-क्या सिम्टम्स वहां पे प्रेजेंट है, उनके बेसिस को ध्यान में रखते हुए वो क्लासिफिकेशन दिया गया था। ठीक है, चलिए, तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें, न्यूअर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो जो सीजोफ्रेनिया है उसको क्लासिफाई किया गया है कैटेगरी 6A20। जो सीजोफ्रेनिया है, ICD-11 जो क्लासिफिकेशन है, हमने आपके लिए क्लास भी प्रोवाइड करवा रखी है। ICD-11 क्लासिफिकेशन, जो मेंटल डिसऑर्डर्स है उनका क्लासिफिकेशन न्यूअर बेस पे, जो ICD-11 है आपका, ठीक है, जो WHO के द्वारा क्लासिफिकेशन आता है, उसमें जो सीजोफ्रेनिया है उसको कौन सी कैटेगरी में रखा है, चैप्टर 6, और कैटेगरी में क्या है आपका 6A20। ठीक है, अब इसमें हमारे पास टोटल 3 प्रकार से सीजोफ्रेनिया को बताया गया है। कौन कौन से हैं वो 3 टाइप? पहला टाइप है इसमें सीजोफ्रेनिया विद फर्स्ट एपिसोड। सीजोफ्रेनिया विद फर्स्ट एपिसोड, कि अगर किसी पेशेंट में पहली बार सीजोफ्रेनिया हुआ, नाम से इसका पता चल रहा है कि पहली बार क्लिनिकल जो साइन सिम्टम्स हैं वो आए हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि सीजोफ्रेनिया विद फर्स्ट एपिसोड। क्या देखने को, अगर हम इसमें बात करें कि हमें क्या देखने को मिलता है, तो ये पेशेंट सिम्टोमेटिक हमें देखने को मिलेगा, करंटली सिम्टोमेटिक। अगर हम इसको चेक करेंगे तो इसमें हमें सीजोफ्रेनिया के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। और क्या होता है, और अगर हम बात करें पार्शियल रेमिशन, ठीक है, पार्शियल रेमिशन का मतलब है कि हो सकता है कि कुछ समय के लिए जो सीजोफ्रेनिया के सिम्टम्स हैं वो हमें ना भी देखने को मिले। रेमिशन का मतलब है एक ऐसी अवस्था जिसमें कि सिम्टम्स बिल्कुल लो लेवल पे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमें किस में देखने को मिला, सीजोफ्रेनिया विद फर्स्ट एपिसोड। अब सेकंड हम बात करें, बी क्या होगा, सीजोफ्रेनिया विद मल्टीपल एपिसोड। अगर सीजोफ्रेनिया में आपके पास मल्टीपल एपिसोड्स आ रहे हैं, पहला आपने फर्स्ट एपिसोड, फिर दूसरा क्या है सीजोफ्रेनिया विद मल्टीपल एपिसोड, मतलब बार बार आपके पास एपिसोड आ रहे हैं, तो इसमें हमें क्या चीज देखने को मिलता है कि पेशेंट को पहले एक एपिसोड हो सकता है प्रीवियसली फर्स्ट एपिसोड, कि पहले एक एपिसोड आ चुका था, अभी पेशेंट को दोबारा से एपिसोड आया है सीजोफ्रेनिया का, तो उसको कौन सी कैटेगरी में डाल दिया, सीजोफ्रेनिया विद मल्टीपल एपिसोड। और हमें क्या देखने को मिल सकता है, इसमें हमें देखने को मिल सकता है जो रेमिशन है, रेमिशन प्रेजेंट बिटवीन टू एपिसोड्स, जो दो एपिसोड्स आ रहे हैं उनके बीच में रेमिशन पाया जाता है। ठीक है, रेमिशन के बारे में हमने क्या बताया कि जो रेमिशन यानी कि जो सिम्टम्स हैं वो लो लेवल पे हो जाना, या फिर हम ये कहें कि सिम्टम ना के बराबर अगर हैं तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, रेमिशन। तो जो दो एपिसोड्स पाए जा रहे हैं उनके बीच में पेशेंट ठीक भी हो सकता है, और ये जो आपके पास रेमिशन पाया जाता है एटलीस्ट 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, कि 3 महीने तो उसको इतना कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, बट अभी उसको ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी। ठीक है, तो इसको कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सीजोफ्रेनिया विद मल्टीपल एपिसोड। थर्ड हम बात करें सीजोफ्रेनिया विद कंटिन्यूअस कोर्स, मतलब जो सीजोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स हैं वो कंटिन्यू थ्रू आउट बने हुए हैं। ठीक है, अब कब तक वो बने रहेंगे उनके बारे में हम बात करें, तो जो सिम्टम्स हैं वो अप टू 1 ईयर तक बने रह रहे हैं, अप टू 1 ईयर, कि 1 साल तक कंटिन्यूअस सीजोफ्रेनिया के सिम्टम्स प्रेजेंट हैं, तो उसको हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, सीजोफ्रेनिया विद कंटिन्यूअस कोर्स। ठीक है, और अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये जो सीजोफ्रेनिया है इसको हम
अनस्पेसिफाइड टाइप भी बोल सकते हैं, अनस्पेसिफाइड टाइप। ठीक है, क्योंकि 1 साल तक बने हुए हैं, हमने जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया वो हमने मिनिमम 6 महीने रखा। उसके बाद ये जो सीजोफ्रेनिया जो कंटिन्यूअस कोर्स है, इसमें क्या हो सकता है कि जरूरी नहीं है पेशेंट में सीजोफ्रेनिया डेवलप हो, हम उसको स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे कि कैसे चीजों को हम मैनेज करें, कौन कौन से सिम्टम्स वहां पे प्रेजेंट हो रहे हैं, कितने दिन का रेमिशन पीरियड है, तो वो सारी चीजें हमारे पास अनस्पेसिफाइड होती हैं इस टाइप के सीजोफ्रेनिया में। क्लियर है इतना? तो ये हमारे पास हो गया ICD-11 एंड DSM-5 के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन। क्लियर है? चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारा प्रीवियस जो क्लासिफिकेशन था, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं सब टाइप्स, सब टाइप्स ऑफ सीजोफ्रेनिया, सीजो कि सीजोफ्रेनिया के कौन कौन से सब टाइप्स हैं। तो ये किसने दिए थे भाई? अकॉर्डिंग टू ICD-10 एंड DSM-4। जो न्यूली अभी जो आया है ICD-11, उसमें ये सब टाइप्स का कोई भी जिक्र नहीं है कि ऐसे हमारे पास कोई भी सीजोफ्रेनिया होता है। ठीक है, तो क्या है? सब टाइप्स रिमूव्ड फ्रॉम, सब टाइप्स रिमूव्ड फ्रॉम ICD-11 क्लासिफिकेशन। जो ICD-11 क्लासिफिकेशन है उसमें से जो सब टाइप्स ऑफ सीजोफ्रेनिया है उनको हटा दिया गया है। अब हमारे पास ऐसे कोई भी सब टाइप सीजोफ्रेनिया के नहीं है। ठीक है, बट अभी भी हमारे जो एग्जाम पैटर्न्स हैं, एग्जाम में इन्हीं जो टाइप ऑफ सीजोफ्रेनिया है यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। इनको याद रखने के लिए कैसे हम इनको याद रखें कि कौन कौन से सब टाइप्स होते हैं? तो मैनोमिक्स होता है एक हमारे पास, क्या है भाई? PHCR UPS। ठीक है, तो कौन कौन से सब टाइप्स हो गए अगर हम यहाँ पे बात कर लें? P4 आपका पैरानोइड, H4 हेबेफ्रेनिक, C4 कैटाटोनिया, R4 रेजिडुअल, U4 अनडिफरेंशिएटेड, P4 पोस्ट सीजोफ्रेनिक एंड S4 सिंपल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? सब टाइप्स ऑफ सीजोफ्रेनिया है। अब एक एक के बारे में हम बात कर लेते हैं कि इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। तो सबसे पहले हम बात करें पैरानोइड सीजोफ्रेनिया, पैरानोइड सीजोफ्रेनिया, इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो जितने भी सब टाइप्स हम पढ़ रहे हैं सब में से जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजोफ्रेनिया है वो आपका कौन सा है? पैरानोइड सीजोफ्रेनिया। इसमें जो पेशेंट का जो बिहेवियर हमें देखने को मिलता है वो कैसा देखने को मिलता है? परसिक्यूटरी बिहेवियर, परसिक्यूटरी बिहेवियर मतलब हमेशा दूसरों पे शक करने वाला बिहेवियर देखने को मिलता है। सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजोफ्रेनिया है परसिक्यूटरी टाइप। हमें बिहेवियर इंडिविजुअल का देखने को मिलता है कि वो हमेशा दूसरे लोगों पे शक करता रहता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि परसिक्यूशन जो डेल्यूजन ऑफ पैरानोइड है, फिर जो डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है उसमें भी हमने पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें बात करें इसका जो ऑनसेट होता है, तो ऑनसेट कैसा होता है? इसका जो ऑनसेट होता है वो होता है लेट ऑनसेट। जो ऑनसेट है वो कैसा है? लेट ऑनसेट है। ठीक है, और अगर हम इसमें बात करें कि और क्या क्या हमारे पास जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो और इसमें आपका जो अगर ईसीटी की बात करें तो ईसीटी आपकी इसमें इफेक्टिव होती है भाई। अगर हम पेशेंट को ईसीटी दें पैरानोइड टाइप के सीजोफ्रेनिया में तो वो आपका इफेक्टिव होगा। ठीक है, और पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से हम बात करें तो ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ सीजोफ्रेनिया इन इन विच ईसीटी इज इफेक्टिव, और आपके पास जो टाइप्स है सब टाइप्स वो दे दें कि हमें पूछ लिया कि हमें कौन से जो सब टाइप है जिसमें कि ईसीटी इफेक्टिव होती है, तो आपको क्वेश्चन आना चाहिए। और क्या इसमें बात कर सकते हैं? और हम इसमें बात ये करें कि इसका जो प्रोग्नोसिस होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम थोड़ा सा ऊपर,
ताकि ये यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। इसका जो प्रोग्नोसिस होता है वो होता है गुड। प्रोग्नोसिस यानी ठीक होने की जो रेट है, तो जो प्रोग्नोसिस है वो कैसा हुआ, गुड। इसमें जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं कौन कौन से देखने को मिलते हैं, डेल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। डेल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। अगर मोस्ट कॉमन एज की बात करें कि कौन सी एज ग्रुप में ये हमें देखने को मिलता है, तो इसके लिए जो एज ग्रुप है वो है हमारे पास 20 से 40 साल। ये एज ग्रुप ज्यादा अफेक्टेड होती है पैरानोइड सिजोफ्रेनिया से। और इसमें जो मोस्ट कॉमन हम इसको यूज की जाने वाली जो है डिफेंस मैकेनिज्म, यहां पे लिख देते हैं, मोस्ट कॉमन यूज्ड डिफेंस मैकेनिज्म इन पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में सबसे ज्यादा यूज की जाती है, तो उसका नाम है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म पैरानोइड सिजोफ्रेनिया के पेशेंट्स के द्वारा यूज की जाती है। तो हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े हैं पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में, ये मोस्ट कॉमन होता है, परसिक्यूटरी इसमें बिहेवियर देखने को मिलता है, इसका ऑनसेट लेट होता है, ईसीटी इसमें इफेक्टिव होती है, प्रोग्नोसिस गुड होता है, साइन सिम्टम्स में डेल्यूजन एंड हेलुसिनेशन पाए जाते हैं, एज ग्रुप इसका 20 से 40 साल होता है, और जो मोस्ट कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म है वो आपकी पेशेंट यूज करता है प्रोजेक्शन। क्लियर है। तो ये आपका पैरानोइड सिजोफ्रेनिया के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम बात करें सेकंड, तो सेकंड क्या है भाई, पीएचसी। तो सेकंड है आपका पास हेबेफ्रेनिक। हेबेफ्रेनिक, हेबेफ्रेनिक को अगर हम दूसरे नाम की तरफ से जाने कि दूसरा नाम क्या होता है, तो दूसरा इसका नाम होता है डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया। डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया मतलब इसमें जो पर्सनैलिटी होती है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त होती है, डिसऑर्गेनाइज होती है। जबकि पैरानोइड में जो उसकी पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होती है, उसमें कोई भी अल्टरेशन हमें देखने को नहीं मिलता। हेबेफ्रेनिक का अगर हम एग्जांपल लें तो मोस्ट कॉमनली जो भी हम देखते हैं कि रोड साइड पे कोई पर्सन जा रहा है, बिल्कुल बाल बिखरे हुए हैं, गंदी गंदी सी शक्ल का है, पास जाके देखो तो बहुत ज्यादा स्मेल उसमें से आ रही है, कपड़े फटे हुए हैं, ओपनली वो कहीं पे भी यूरिनेट कर रहा है, तो वो हमारे पास जो मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस हमारे पास वहां बनता है वो क्या होता है, हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम जो केसेज हैं जो हमें ऐसे देखने को मिलते हैं रोड साइड, वो कौन से होते हैं, हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया के केसेस। ठीक है, आपने देखा होगा कि बाल बिल्कुल बड़े बड़े से हैं, बिल्कुल उनमें गांठें सी लगी हुई हैं, बदबू आ रही है, मक्खियां भिनभिना रही हैं वहां पे, तो वो जो केसेज हैं वो किसके होते हैं, आपके हेबेफ्रेनिक या फिर डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया। क्लियर है। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं वो हम पढ़ें। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट की बात करें, इसका एज ग्रुप कितना होता है, 15 से 30 साल। पहले वाले में कितना था, 20 से 40, इसमें कितना है, 15 से 30 साल। और हमने क्या पढ़ा, और हमने वहां पे पढ़ा था कि उसका जो ऑनसेट है वो क्या होता है, लेट। यहाँ पे जो ऑनसेट है वो कैसा होता है, अर्ली ऑनसेट। जो ऑनसेट है वो कैसा होता है, अर्ली ऑनसेट। अगर ईसीटी की हम बात करें तो ईसीटी यहाँ पे इफेक्टिव नहीं होती है, ईसीटी नॉट इफेक्टिव। अगर ईसीटी ही इफेक्टिव नहीं है तो उसका जो प्रोग्नोसिस है वो कैसा होगा, पुअर प्रोग्नोसिस। अगर ईसीटी ही इफेक्ट नहीं कर पा रही है तो वो ठीक होने में बहुत टाइम लगाएगा, तो उसका जो प्रोग्नोसिस है वो कैसा बनेगा, पुअर प्रोग्नोसिस। और अगर हम बात करें कि कैसे इसमें सिम्टम्स या फिर इसका बिहेवियर कैसा नजर आएगा, जैसे वहां पे हमारे पास परसिक्यूटरी बिहेवियर आ रहा था, तो यहाँ पे जो बिहेवियर होगा, बिहेवियर बिल्कुल चाइल्डिश बिहेवियर हमें देखने को मिलेगा। चाइल्डिश या फिर जिसको हम बोल सकते हैं सिल्ली बिहेवियर। ठीक है, अब अगर चाइल्डिश बिहेवियर यहाँ पे नजर आ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो जो मोस्ट कॉमन यूज्ड जो आपकी डिफेंस मैकेनिज्म होगी,
तो वो कौन सी होगी? चाइल्डिश बिहेवियर हम कौन सी में यूज करते हैं? जब हम डिफेंस मैकेनिज्म, हमने क्वेश्चंस में भी पढ़ा है कि जो डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें कि पेशेंट अपनी एंजाइटी और स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए चाइल्डिश बिहेवियर अपना लेता है, तो वो कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म होती है? रिग्रेशन। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन यूज की जाने वाली जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कौन सी होगी? रिग्रेशन। तो ये पॉइंट्स हो गए हमारे पास हेबेफ्रेनिक या फिर डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया के बारे में। क्या क्या हो गए? इसका एज ग्रुप हो गया, ऑनसेट हो गया, ईसीटी इफेक्टिव नॉट इफेक्टिव, पुअर प्रोग्नोसिस, बिहेवियर हो गया, एंड मोस्ट कॉमन यूज की जाने वाली डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट कौन सा था? सी, कैटाटोनिया। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। कौन सा था भाई? कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। चलो इसके बारे में भी देखें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास हो सकते हैं। तो जो इसका एज ग्रुप होता है वो एज ग्रुप होता है 15 टू 40 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसके प्रोग्नोसिस के बारे में, प्रोग्नोसिस, तो प्रोग्नोसिस इसका होता है बेस्ट। अगर ईसीटी की बात करें तो ईसीटी इसमें होती है मोस्ट इफेक्टिव। ये दोनों आपके एग्जाम के क्वेश्चन बन सकते हैं कि विच टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया हैज बेस्ट प्रोग्नोसिस, या फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? विच टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया इन विच एसीटी इज मोस्ट इफेक्टिव। ठीक है, तो ये आपके पास दो प्रकार से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो याद रखिएगा दोनों के बारे में कि कौन से में प्रोग्नोसिस सबसे बेस्ट होता है और एसीटी सबसे बेस्ट इफेक्टिव कौन से सिजोफ्रेनिया में होती है। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में। इसमें आपके पास जो सिम्टम्स आएंगे वो कैसे आएंगे? कैटाटोनिक सिम्टम्स। अब कोई ये नहीं पूछेगा कि सर कैटाटोनिक सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर कोई पूछता है तो उसको आप क्या बोलोगे कि जो सिजोफ्रेनिया पार्ट 1 है वो आप देख लीजिए, उसमें कैटाटोनिया के जो सिम्टम्स हैं वो सारे एक्सप्लेन किए गए हैं। ठीक है, तो कैटाटोनिया आपका एक्साइटमेंट भी हो सकता है, एक्साइटमेंट, या फिर वो आपका स्टूपर भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों ही आपके जो इसके सिम्टम्स हैं ये हमने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए हुए हैं। कहाँ पे? जो सिजोफ्रेनिया पार्ट 1 है उसमें। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या हो गया? कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के बारे में। अब अगर इसमें हम एक चीज और ऐड करें कि अगर कैटाटोनिया के जो हमारे पास सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको ट्रीट करने के लिए हम जो मेडिकेशन यूज करते हैं उसका नाम है लोराजेपाम। क्या नाम है? लोराजेपाम। तो जो कैटाटोनिया के जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको ठीक करने के लिए हम कौन सी मेडिकेशन का यूज करते हैं? लोराजेपाम। क्लियर है? चले नेक्स्ट टाइप की तरफ। चलो सर, नेक्स्ट हमने क्या बात किया था? ये हो गया आपका पीएचसी, फिर आपका था आर, आर फॉर रेजिडुअल। रेजिडुअल टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया। अब रेजिडुअल टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया में क्या होता है? तो इसमें रेजिडुअल का मतलब है रुकना, रेजिडेंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो सिजोफ्रेनिया है, पहले तो आपके पास सिजोफ्रेनिया के ही हम हमारे पास साइन सिम्टम्स आएंगे, बट लेटर ऑन बाद में क्या हो सकता है कि जो अफेक्ट डिसऑर्डर है उनके हमारे पास सिम्टम्स आ सकते हैं। तो रेजिडुअल में क्या होता है? डेल्यूजन एंड हेलुसिनेशन इन अर्ली स्टेज ऑफ, इन अर्ली स्टेज ऑफ illness, later on, later on it become, later on it become minimum, minimal and
मोस्टली नेगेटिव सिम्टम्स। देखिए भाई, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में वो हो गया। रेजिडुअल का मतलब क्या है, जो मैंने बताया कि रेजिडेंट जिसने अपना घर बना लिया है, ठीक है। अब जिसने घर बना लिया उसमें पहले तो जो सारे सिम्टम्स थे वो आपके पॉजिटिव सिम्टम्स आते हैं, जो मेजर मेजर सिम्टम्स है वो। उसके बाद जो नेगेटिव सिम्टम्स है वो अपना घर बना लेते हैं वहां पे, वो उसको छोड़ के नहीं जाते। और जो सिम्टम्स है वो आपके मिनिमम लेवल पे होते हैं, ठीक है। तो उस सीजोफ्रेनिया को हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल सीजोफ्रेनिया, ठीक है। अब नेक्स्ट सीजोफ्रेनिया के बारे में हम बात करें तो नेक्स्ट सीजोफ्रेनिया हम यहीं पे लिख लेते हैं। कौन सा है नेक्स्ट सीजोफ्रेनिया, पीएचसी हो गया, आर हो गया। अब आपका यू, अनडिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड सीजोफ्रेनिया। अब जैसा इसका नाम है कि हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से टाइप का सीजोफ्रेनिया है, मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा सब टाइप ऑफ सीजोफ्रेनिया पाए जाते, मोर देन, क्या होगा भाई इसमें, मोर देन वन सब टाइप, एक से ज्यादा सब टाइप हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिनको कि हम डायग्नोस ही नहीं कर पा रहे, डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे कि कौन से टाइप का सीजोफ्रेनिया यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वो कैसा मिलेगा, जो मिक्स होंगे सारे सिम्टम्स। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्या था भाई, यू के बाद यूपीएस, ठीक है। पी यानी आपका पोस्ट सीजोफ्रेनिक, पोस्ट सीजोफ्रेनिक डिप्रेशन। पेशेंट में क्या हो गया भाई, पहले तो सीजोफ्रेनिया के सिम्टम्स थे और फिर बाद में डिप्रेशन आ गया, जो सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर्स के बारे में हम बात करते हैं। पहले तो सीजोफ्रेनिया था, उसके बाद क्या आ गया, लेटर ऑन उसमें डिप्रेशन डेवलप हो गया, तो वो आपका क्या कहलाता है, पोस्ट सीजोफ्रेनिक डिप्रेशन। अब इसमें आपके पास टाइम बाउंड है कि कितने दिन तक आपके पास सीजोफ्रेनिया के सिम्टम्स रहेंगे, तब जाके हम उसको ये चीज बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो सीजोफ्रेनिक सिम्टम्स हैं, सीजोफ्रेनिक सिम्टम्स लास्ट फॉर 1 ईयर, लास्ट फॉर 1 ईयर मतलब पिछले, इन पास्ट, यहाँ पे लिख देते हैं कि पास्ट में जो सीजोफ्रेनिया के सिम्टम्स है वो 1 साल तक रहे, ठीक है। उसके बाद वो क्या हुए, इंप्रूव हो गए, इंप्रूव्ड लेटर ऑन, देन डेवलप, देन डेवलप डिप्रेशन। मतलब जैसे अभी हमारे पास 2025 चल रही है, तो पूरे 2024 तो उसको सीजोफ्रेनिया के सिम्टम्स पूरे रहे भाई, ठीक है। उसके बाद जब 2025 आई तो फरवरी मार्च अप्रैल के आसपास उसके जो सिम्टम्स थे वो धीरे धीरे ठीक होने लगे, फिर उसके बाद उसको डिप्रेशन डेवलप हो गया। तो ये क्या कहलाता है, पोस्ट सीजोफ्रेनिक डिप्रेशन। मतलब सीजोफ्रेनिया के सिम्टम्स पूरे 1 साल तक प्रेजेंट रहेंगे, फिर वो धीरे धीरे इंप्रूव होंगे और उसके बाद वहां पे पेशेंट में क्या डेवलप होगा, डिप्रेशन के सिम्टम्स डेवलप हो जाएंगे। और ऐसे पेशेंट्स में सबसे ज्यादा रिस्क होते हैं किसके भाई, हाई रिस्क ऑफ सुसाइड। सुसाइड के जो सबसे ज्यादा रिस्क होते हैं वो इन्हीं पेशेंट्स में ज्यादा होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, क्लियर है। नेक्स्ट की तरफ चले, नेक्स्ट कौन सा था, एस, सिंपल सीजोफ्रेनिया, सिंपल सीजोफ्रेनिया। इसका नाम ही सिंपल है, बाकी सबसे घटिया यही है, ठीक है। दिखना कैसा है और हकीकत में कैसा है, नाम ही सिंपल है, जबकि इसका प्रोग्नोसिस की बात करें तो सबसे खतरनाक सबसे गंदा यही है, जो कभी ठीक होने का नाम ही नहीं लेता है, सबसे वर्स्ट प्रोग्नोसिस है इसका। ईसीटी यहाँ पे बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होती है, ईसीटी नॉट इफेक्टिव, ठीक है। एज ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये आपका होता है 15 से 25 साल, मतलब अर्ली एज में ही हो जाता है,
ठीक है। और जो यहाँ पे सिम्टम्स पाए जाते हैं वो मोस्ट कॉमनली प्रोडोमिनेंटली नेगेटिव सिम्टम्स पाए जाते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स प्रीडोमिनेंटली पाए जाते हैं। ठीक है, डोमिनेशन कौन से सिम्टम्स का है? नेगेटिव सिम्टम्स का। क्लियर है? अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो जो बिहेवियर यहाँ पे इंडिविजुअल शो करता है वो कैसा बिहेवियर शो करता है? विड्रोवल बिहेवियर। विड्रोवल मतलब अपने आप को सबसे अलग रखने वाला। ना ही तो किसी पार्टीज में जाएगा, ना ही उसका पढ़ाई में मन करेगा, ना ही वो किसी और से बात करने की कोशिश करेगा, ना ही वो खुद की केयर करेगा। तो सबसे अलग थलग यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है। अब इसके बारे में भी हम बात करें कि ये जो सिम्टम्स हैं ये अगर 1 साल तक प्रेजेंट हैं तो तब जाके हम उसको डायग्नोज करते हैं और तब जाके हम उसको कहते हैं कि पेशेंट में क्या है? सिंपल सिजोफ्रेनिया। क्लियर है? तो ये आपका हो गया सब टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया अकॉर्डिंग टू ICD-10 एंड DSM-4। क्लियर है भाई? समझ गए सभी? चलिए, तो ये हमारे पास सब टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया के बारे में बात कर लिए। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? आज हमने पढ़ लिया सिजोफ्रेनिया के जो टाइप्स है वो पढ़ लिए, और उसके अलावा जो उसका क्लासिफिकेशन है ICD-11 के अकॉर्डिंग वो हमने पढ़ा। अब उसके अलावा भी हमारे पास कुछ अदर टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया भी हैं। वो कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। अदर क्लासिफिकेशन, अदर क्लासिफिकेशन, इसमें सबसे पहले हमारे पास जो अदर क्लासिफिकेशन है उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास टीजे क्रो क्लासिफिकेशन। टीजे क्रो क्लासिफिकेशन, टीजे क्रो क्लासिफिकेशन क्या है भाई? तो इन्होंने दो हिस्सों में बांटा सिजोफ्रेनिया, टाइप 1 एंड टाइप 2। ठीक है। क्या क्या इसमें उन्होंने रखा कि हाँ भाई किस किस कैटेगरी के बेसिस पे इन्होंने बांटा? तो पहले इन्होंने दिया सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, प्रोग्नोसिस एंड वेंट्रिकल्स। अब टाइप 1 में हमारे पास जो सिम्टम्स है वो हमें पॉजिटिव देखने को मिलेंगे, टाइप 2 में नेगेटिव सिम्टम्स। प्रोग्नोसिस अगर पॉजिटिव है तो आपका प्रोग्नोसिस गुड होता है, नेगेटिव है तो आपका प्रोग्नोसिस पुअर होता है। यहाँ पे आपके जो वेंट्रिकल्स है वो नॉर्मल देखने को मिलेंगे, जबकि यहाँ पे जो आपके वेंट्रिकल्स है वो डायलेटेड देखने को मिलेंगे। जो आपका थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल की हमने बात की थी न्यूरोपैथोलॉजी में, तो वो जो वेंट्रिकल्स हैं वो टाइप 1 में आपको नॉर्मल देखने को मिलेंगे और टाइप 2 में आपको क्या देखने को मिलेंगे? डायलेटेड देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये था आपके पास टीजे क्रो क्लासिफिकेशन, जिसमें कि उन्होंने सिजोफ्रेनिया को दो भागों में बांटा, टाइप 1 एंड टाइप 2। ठीक है, क्या क्या फीचर्स थे? सिम्टम्स, प्रोग्नोसिस एंड वेंट्रिकल्स के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट हम बात करें और दूसरा क्लासिफिकेशन। पहला हमने टीजे क्रो के अकॉर्डिंग देखा। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो है आपका वैन गोग सिंड्रोम। क्या है भाई? वैन गो सिंड्रोम। ये क्या होता है? ये हमारे पास एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें कि कौन से पेशेंट्स में हमें ये ज्यादा देखने को मिलता है? तो ये पेशेंट में, सॉरी, इसमें क्या देखने को मिलता है? तो जो पेशेंट है सीजोफ्रेनिया के, जो पेशेंट है उनमें क्या देखने को मिलता है? ड्रामेटिकली म्यूटिलेशन बिहेवियर देखने को हमें मिलता है। बिहेवियर इन सीजोफ्रेनिक पेशेंट। म्यूटिलेशन का मतलब होता है सेल्फ इंजरी। वैन गो सिंड्रोम में क्या है कि जो सीजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में वो क्या करते हैं? अजीब गरीब तरीके से खुद को इंजरी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा बिहेवियर हमें अगर देखने को मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वैन गो सिंड्रोम। नेक्स्ट और हम बात करें कि और कौन कौन से हमारे पास ऐसे ही क्लासिफिकेशन किए गए हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन है PF रॉफ सीजोफ्रेनिया। इसका क्या मतलब होता है?
कि अगर सीजोफ्रेनिया मेंटल रिटार्डेशन के पेशेंट्स में देखने को मिले, सीजोफ्रेनिया इन पेशेंट्स विद मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन, अगर मेंटल रिटार्डेशन के पेशेंट्स में सीजोफ्रेनिया देखने को मिले तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीएफ ऑफ सीजोफ्रेनिया। क्लियर है इतना? चलिए अब नेक्स्ट एक चीज और अगर हम बात करें तो हमने कैटाटोनिया के बारे में पढ़ा तो है, बट जो कैटाटोनिया है वो आईसीडी 11 में अपनी खुद की एक अलग कैटेगरी रखता है भाई। क्लासिफिकेशन जब बताया था वहां पे भी बताया था, अभी दोबारा बता देता हूं कि आईसीडी 11 में कैटाटोनिया, कैटाटोनिया is separated into a, sorry, catatonia is separated diagnostic category। आईसीडी 11 में जो कैटाटोनिया है उसकी अपनी एक अलग से कैटेगरी दी गई है। ठीक है, तो ये था हमारे पास जो मेंटल इलनेस, जो मेजर मेंटल इलनेस है सीजोफ्रेनिया, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। अब कैटाटोनिया के सिम्टम्स तो हम पढ़ चुके हैं सारे, ठीक है, उसकी कैटेगरी क्या क्या हो सकती है वो देख लेते हैं एक बार जब बात आई गई है। तो कैटाटोनिया विद अनोदर मेंटल डिसऑर्डर, जैसे भाई आपका सीजोफ्रेनिया है, मेनिया है, उसमें आपको क्या देखने को मिल सकता है, कैटाटोनिया देखने को मिल सकता है। उसके अलावा कैटाटोनिया इंड्यूस्ड बाय साइकोएक्टिव सबस्टांसेस, साइकोएक्टिव सबस्टांसेस या फिर मेडिकेशंस। कुछ मेडिकेशंस हैं जिनकी वजह से भी कैटाटोनिया डेवलप हो सकता है, या फिर जो सबस्टांसेस यूज करते हैं उन पेशेंट्स में भी कैटाटोनिया डेवलप हो सकता है। और एक होता है हमारे पास कैटाटोनिया अनस्पेसिफाइड, अनस्पेसिफाइड। ठीक है, तो ये था हमारे पास कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ सीजोफ्रेनिया। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, एक बार अगर हम समराइज करें आज की क्लास को, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा, पहले हमने उसका पढ़ा इटियोलॉजी। क्या कर रहे हैं भाई, हम यहाँ पे समरी लिख रहे हैं आज के क्लास की। सबसे पहले हमने पढ़ी ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी में हमने क्या पढ़ा, उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल पढ़ा कि कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। उसके अलावा और जो अल्टरनेट या फिर जो रिलेटिव फैक्टर्स हैं उनके बारे में हमने बात की कि कौन कौन सी कंडीशंस वहां पे हो सकती है, कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करते हैं। फिर हमने उसका पढ़ा क्लासिफिकेशन, सॉरी क्लासिफिकेशन से पहले हमने क्या पढ़ा था, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस कि जो सिजोफ्रेनिया का है उसको हम कैसे डायग्नोस करते हैं। फिर हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन। डायग्नोसिस में हमने दोनों चीजें देखी, आईसीडी 11 एंड डीएसएम 5th। क्लासिफिकेशन हमने दोनों टाइप से देखा, आईसीडी 11 एंड डीएसएम 5 एंड आईसीडी 10 एंड डीएसएम 4। ठीक है, आईसीडी 11 में हमने क्या बात की, आईसीडी 11 में हमने बात की कि सिजोफ्रेनिया के ऑनसेट कोर्स ऑफ इलनेस के अकॉर्डिंग कैसे बात की गई थी। 10 में क्या किया गया था, उसके जो सब टाइप्स थे उनको डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। ठीक है, तो वो हमने क्या पढ़े, पीएचसीआर, यूपीएस। तो ये सारे हमने क्या पढ़े, इसके सब टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्लियर है? तो आज की क्लास इतना ही। इसका जो ट्रीटमेंट है वो उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा भाई, सीजोफ्रेनिया का जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में बात की जाएगी।
उसकी जो एंटी साइकोटिक जो मेडिकेशंस हम यूज करते हैं, एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस, उनके बारे में बात करेंगे। इनसे डेवलप होने वाले ईपीएस, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज की जो क्लास है वो आपके लिए प्रोडक्टिव होगी। ठीक है, जो चैनल है नेक्स्ट जेन ई नर्सिंग का, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। जो आपका सोशल प्लेटफॉर्म है उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।